जेल में इमरान खान हैं आजकल, आपको यकीन था इमरान खान जेल काट लेगा इस बहादुरी से या इस हिम्मत से? नहीं, मुझे यकीन नहीं था कि इमरान खान जो है वो इतनी बहादुरी से जेल काटेगा। इमरान खान के पास भी गए ना बार बार, हाँ डील लेके गए ना, हाँ, तो नहीं की। इनकार किया ना उसने। हाँ तो चलो एक मिसाल तो आ गई ना हमारे। हाँ, ये फातिमा जना जो है उसने मुझे ये क्यों कहा ख्वाब में कि मेरे साथ भी यही कुछ हुआ, तो पता चला कि उनको कत्ल किया गया था। अगर कायदे आज़म कभी आपके ख्वाब में आए तो क्या कहेंगे वैसे? कायदे आज़म से कहूँगा कि कायदे आज़म प्लीज़ पाकिस्तान मत आइएगा, ये गिरफ्तार कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का, आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद फिर इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। वाक़या कुछ इस तरह है कि मैं उस वक्त रिपोर्टिंग करता था जंग अखबार के लिए। तो सदर गुलाम इसहाक़ खान साहब के एक स्पीच राइटर थे, प्लीज़ नाम नहीं पूछना आप। हाँ ठीक। क्योंकि अब आप दुनिया में नहीं हैं, जो लोग दुनिया में नहीं हैं, तो उन्होंने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई बात मुझे कही है तो मुझे उसका, उन्होंने कहा था मेरा नाम नहीं लेना। तो उन्होंने उसकी स्पीच लिख दी, गुलाम इसहाक़ खान की बेनज़ीर भुट्टो की बरतरफी का ऐलान, और उसमें पूरी चार्जशीट भी थी। अब वो स्पीच लिख के दे आए, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि आज तकरीर होगी, कल होगी, तकरीर नहीं हो रही। अब वो पता लगाना चाहते थे ये तकरीर कब होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जी ये हुकूमत का क्या बन रहा है। मैंने कहा हाँ, साजिशें तो बहुत हो रही हैं। तो गुफ्तगू में वो सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो करते 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 मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सब कुछ। तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी ऐसी गुफ्तगू की कि मुझे शक पड़ा कि इनको कुछ पता है। तो ज़ाहिर बात है, फिर हम सहाफ़ी हैं तो घेरना तो आता है ना हमें। तो मैंने घेर घार के ना उनसे निकलवा लिया। तो मैंने कहा तो इसका मतलब है कि असूली फ़ैसला हो गया। उन्होंने कहा असूली फ़ैसला हो गया, तकरीर भी लिख देती, मैं जमा भी करा आया। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने कहा फिर इसका मतलब है कि आप मुझसे रिकन्फर्म करना चाहते हैं। कहते हैं हाँ बेटा, रिकन्फर्म करके मुझे ज़रूर बताना, वो मुझे पता है तुम बाज तो नहीं आओगे, तो जब तुम खबर दोगे तो तुम्हें उठा लिया जाएगा। जब तुम्हें उठा लिया जाए तो बेटा प्लीज़ मेरा नाम नहीं लेना। मैं परेशान हो गया। ठीक है, मैं नया 2-3 साल हुए हैं मैं साफ़ी बनाऊँ, और वो मुझे कह रहे हैं कि जब तुम ये खबर दोगे तो तुम्हें उठा लिया जाएगा। तो मैं ज़ाहिर बात है थोड़ा सा परेशान हुआ कि वो अच्छा मुझे उठा लिया जाएगा। लेकिन तुम ना तारक रहीम का नाम ले लेना। गवर्नर थे उस वक्त? नहीं, वो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अमूर थे। अच्छा। और मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात। मैंने कहा जी मैं उसका नाम क्यों लूँ, उसको भी पता है जो भी हो रहा है। उसको पता है सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा जी ठीक है। अब मैंने रिकन्फर्म करने के लिए तारक रहीम साहब ही को पूछा, तो उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड कंफर्म कर दिया कि हाँ कुछ हो रहा है। मजीद मैंने कहा कि अब साजिश अगर हो रही है तो उसका किसको पता होगा। तो मैंने एजाजुल हक साहब से पूछ लिया। तो एजाजुल हक साहब ने मोहर लगा दी, हाँ जा रही है ये हुकूमत, और हम इसको दोबारा वापस नहीं आने देंगे। तो मैंने जनाब इस तरह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, तो मुझे पता चला कि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब ने वज़ीर आज़म बनना है। तो मैं जतोई साहब तक पहुंच गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से पहुंचा। उनके साथ मेरी इतनी शनासाई नहीं थी 1990 में, वो मानते ही नहीं थे। अब वो इतने पक्के सियासतदान, वो कुछ माने ही ना। अब 3 सोर्स कह रहे हैं कि खबर ठीक है, एक सोर्स जो है वो ना यस कर रहा है ना नो कर रहा है। बहरहाल मैंने खबर फाइल कर दी। खबर मेरी फाइल होगी जब, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ खबर फाइल की मैंने, जंग लाहौर के न्यूज़ रूम में खबर मैंने फाइल कर दी। अब मैं वो दूर से रिपोर्टिंग रूम में बैठ के देख रहा हूँ उसकी मूवमेंट, खबर जो है वो किधर जा रही है। तो देखा मैंने उसको, पहले 5-6 लोगों ने देखा है बारी बारी, न्यूज़ रीडर ने देखा है, फिर उसकी एक सब एडिटर ने सुर्खी निकाली है, फिर वो सुर्खी चेंज हुई है। अब ये एक होता है रिपोर्टर जो होता है ना, उसने कोई बड़ी खबर दी है तो वो देखता है इसके साथ क्या हो रहा है। क्या रहा है? उसके बाद वो कंप्यूटर सेक्शन में चली गई,
جب وہ کمپیوٹر سیکشن میں چلی گئی تو میں نے کہا اچھا اب یہ لگ جائے گی. اتنی دیر میں ریسیپشن سے کال آئی. اب آدھا پونا گھنٹہ ہو چکا ہے خبر فائل کیے ہوئے, آپ کو نیچے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں, چلے جائیں. میں نے کہا ان کو اوپر بھیج دیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نیچے آ جائیں. میں نیچے گیا, میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس زمانے میں جو ڈیوس روڈ تھا نا, یہ اتنا آباد نہیں تھا, کافی یہ شام کو 8-9 بجے ویران ہو جاتا تھا. تو مجھے جناب وہ ایک بندے نے دھکا دیا, گاڑی کھڑی تھی, میں گاڑی میں, اس نے میرے اوپر چادر ڈال دی اور اوپر سے ڈزن لے گئے جناب وہ مجھے. تو یعنی کہ مجھے نا چیخ مارنے کا بھی انہوں نے موقع نہیں دیا جو آج تک دکھ ہے. ہاں. تو اس کے بعد وہ مجھے اپنے کسی سیف ہاؤس میں لے گئے. وہاں پہ انہوں نے کہا کس نے بتایا تمہیں یہ خبر؟ ابھی خبر لگی نہیں, ابھی نیوز روم میں ہے. لگی نہیں ہے, ابھی نیوز روم سے صرف کمپیوٹر سیکشن میں گئی ہے. تو میں ان کو جو ہے وہ, مجھے اب اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے. میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, دیکھیں رپورٹر سے کبھی اس کا سورس نہیں پوچھتے. وہ آگے سے دڑل زناٹے دار تھپڑ, دسنا ہے کہ تیرے کپڑے لائیے. میں دل میں کہا یہ کپڑے کدھر اتاریں گے؟ میں کہا نہیں, کبھی کسی رپورٹر سے اس کا سورس نہیں پوچھنا چاہیے. ادھر سے تھپڑ, اور پیچھے سے ایک آواز, لاؤ یا دی قمیض. میری قمیض اتاری, پھر اس نے میری بنیان اتار دی. اس کے بعد انہوں نے تھپڑوں سے گھونسے پہ آئے, گھونسے سے پھر وہ لاتوں پہ آئے, ٹھڈوں پہ, پھر وہ کوئی ڈنڈا لے آئے, پھر پتہ نہیں کیا, پھر گالی گلوچ. اخیر میں اس نے کہا لاؤ یا دی پینٹ. میری پینٹ بھی اتار دی. اب ایک انڈر ویئر رہ گیا. تو میں ان کو وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آئین اور قانون کے مطابق آپ کسی صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے, اور جو ہے وہ جو ہے یہ صحافتی اخلاقیات کے خلاف ہے. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں بھائی, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا انڈر ویئر بھی لا دو. میں نے آگے پیچھے ہاتھ رکھ لیا, میں نے کہا یار یہ تو اپنے سورس پہ بات آ گئی. ہاں, تو اب سورس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں میں. جب میں نے کہا اب یہ انڈر ویئر بھی اتار دیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا, کیونکہ وہ ڈنڈا مجھے نظر آ رہا تھا جو استعمال ہونا ہے. تو مجھے نا وہ انکل یاد آ گئے جو میرا سورس تھے. وہ میں نے کہا انکل نے کہا تھا کہ پھر وہ تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے تو میرا نام نہیں لینا, طارق رحیم کا نام لینا. اب طارق رحیم صاحب جو ہیں ان سے میں پوچھ تو چکا تھا اور وہ کنفرم بھی کر چکے تھے. تو میں نے نا کہا اچھا میں یار بتاتا ہوں آپ کو, طارق رحیم صاحب میرا سورس ہے. وہ بندہ جو ہے وہ بھاگ کے گیا باہر, وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا, وہ پہلے کیوں نہیں دسیا؟ اور جناب انہوں نے مجھے کپڑے وپڑے دیے اور یہ وہ, اور اس کے بعد میں بڑا پریشان کہ یہ اچانک جو ہے نا ان کا رویہ ہی چینج ہو گیا. تو اب وہ بندہ مجھے 2 بندے بازو سے پکڑ کے لے کے آئے, رکشہ کھڑا تھا ایک, ٹھیک ہے, رکشے میں مجھے بٹھایا, ایک میرے ساتھ بیٹھ گیا, اور دوسرا جو تھا جو اندر مجھے پھینٹی لگا رہا تھا اس نے رکشہ چلانا شروع کر دیا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ رکشہ جو ہے یہ ان کا اپنا ہی ہے, اور یہ جو رکشہ ڈرائیور ہے یہ رکشہ ڈرائیور کے طور پہ جاسوسی کرتا ہے لوگوں کی, اور شام کو لوگوں کے کپڑے اتارتا ہے, اور یہ کوئی خفیہ ایجنسی کا اہلکار. ناظرین, کام صحافیوں کے ساتھ جو مظالم ہیں, ان کو اٹھایا جانا, ان کو ننگا کیا جانا, ان کو مارنا, یہ کوئی آج کل کے واقعات نہیں. یہ جو آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی احمد نورانی کو ڈر کے مارے ملک چھوڑنا پڑ گیا, عمران ریاض خان بھاگ گیا یہاں سے, صابر شاکر بھاگ گیا, معید پیرزادہ بھاگ گیا, اور کئی صحافی جو ہیں وہ قتل ہو گئے, ارشد شریف کو مار دیا گیا. یعنی یہ آج کے تو آپ نے یہ چند چیزیں جو آپ نے آج دیکھی, یہ گزشتہ جو ہے یہ احمد میر صاحب جو ذکر فرما رہے ہیں, یہ بے نظیر بھٹو کے زمانے کا ذکر ہے کہ جب غلام اسحاق خان کے ذریعے بے نظیر بھٹو کی حکومت کا جو تختہ الٹا گیا. یعنی اس وقت تو ہم سادہ دل لوگ تھے, ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور در پردہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یعنی جس وزیر اعظم کو نکالنا ان کا مقصود ہوتا تھا, سب سے پہلے اس کو پھر کچھ بدنامی شروع کی جاتی, اس کی کچھ ننگی تصاویر جو ہیں وہ اوپر سے پھینکی جاتی, اور جس میں اکثر یہ سیاستدان ہی اعلی کار بنتے تھے.
तो अहमद मीर साहब जो वाक़या आपको सुनाना जो चाह रहे थे, जो उनका मकसद था बयान करने का, वो ये था कि उन्होंने जब वो खबर जो थी वो उन्होंने जब उनको ज़राए से पता चली कि जिस तरह बेनज़ीर की हुकूमत का जो है वो तख्ता उल्टा जा रहा है, तो फिर उन्होंने ये खबर अपने अखबार में जब लगाना चाहिए, तो अखबार के अंदर से ही, यानी वो कह रहे हैं कि अभी कंप्यूटर सेक्शन में नहीं पहुंची थी खबर कि उनको बुलावा आ गया और चंद लोग आए और जिन्होंने उन्हें उठाकर गाड़ी में डाला। और ये जो डाले या ये जो वीगो डाले जो जिन्हें कहते हैं आजकल जो आते हैं, ये उस वक्त भी आया करते थे, यानी ये बेनज़ीर का जो शुरू वाला दौर था उसमें ये काम हो रहे थे। और अहमद मीर साहब को जब उठाया गया, तो अब कहने का मकसद ये, उस वक्त ये नई नई साफत कर रहे थे, तो इनको उठाया गया, फिर इनको नंगा किया गया। यानी अब आपकी मर्जी की खबर नहीं लग रही या आपकी मर्जी की बात अगर मीडिया में नहीं चल रही, तो क्या आप उसको नंगा करेंगे या आप अपना जवाबदेही का जो एक अमल है उसको देना चाहेंगे? तो आजकल भी नाजरीन काम वही सिनेरियो है, यानी आज सोशल मीडिया का दौर है। उस वक्त तो चले अखबारात का दौर था या टीवी रेडियो जो भी था वो एक उनके कब्जे में था। आजकल तो सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे आप जिस तरह देखते हैं कि एक अपनी तरफ से तिल मिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हर तरह की इस्टेब्लिशमेंट वाले, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा कि किस तरीके से बयान किया जाए इनको। और बाकी जो नेशनल मीडिया है उसकी हालत आपके सामने है, क्योंकि वो किस तरीके से उस पे जो है वो लोगों को अफेयर करते हैं, कभी किसी को का गला दबोच रहे हैं, कभी किसी का, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए। यानी ये मुल्क अजीज जो है नाज़रीन काम, ये इस तरह कभी भी नहीं चलेगा कि आप अपना जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए उन लोगों के मुंह बंद करना शुरू कर दें, उनके गले जो है वो बंद करना या दबोचना शुरू कर दें कि जो आपकी गलतियां आवाम को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा ये वीडियो आपके सामने इसलिए लाया हूं कि ये आप अहमद मीर साहब की ये एक जो दास्तान है कि इनको भी नंगा किया गया था और आज वो ये सारी तल्ख बातें करते हैं, और ये जब आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों के जहनों में भी एक मनफी तासुर उभरता है। और आजकल भी जो है वो हाथ जोड़कर जो है वो इस इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करते हैं हम कि खुदा के लिए बस हो चुका, बहुत हो गया। इंडिया हमसे बाद में आज़ाद हुआ, यानी घंटों का फ़र्क ही है, लेकिन बाद में हुआ, और आज वो चांद पर पहुंच गए और उनका रुपया जो है वो हमसे 3-4 गुना ज़्यादा मुस्तहकम है, उनकी इकानमी मुस्तहकम है। करप्शन वहाँ पे भी होती होगी, सियासतदान वहाँ पे भी करप्ट होंगे, लेकिन उन्होंने तजर्बात से सीखा है। लेकिन उन्होंने जो ये जो इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते उन्होंने रोके हमेशा, नहीं तो वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रांग इस्टेब्लिशमेंट है, हर मुल्क में होती है, लेकिन कभी भी वहाँ पे मार्शल्लाह आपको नज़र नहीं आया होगा। तो नाज़रीन काम, दुआ ये है कि वतन अजीज़ में भी अल्लाह इस्तेहकाम लाए और इन सब को, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इन सब को अल्लाह कोई ऐसा अक्ल सलीम अता करे कि वो इस मुल्क की बारे में सोचें। और सियासी लोग ही वाहिद इलाज हैं इस मुल्क के, जितने भी मसाइल हैं उनका, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो कुछ भी है, तो इन सियासतदान के हवाले कर दिया जाए मुल्क। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अगर आप देखते हुए पहुँच आए तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू में, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप खामियां।